देखिए आज पढ़ेंगे हम भारतीय दंड संहिता की जो है धारा 425 से पढ़ेंगे रेस्टी। सेक्शन जो है 425 रेस्टी। सेक्शन 425 रेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। 425 में जो है आपकी रेस्टी की परिभाषा दी गई है। पूछी जाती है कि भाई रेस्टी की जो परिभाषा कहाँ दी गई। 425 में जो है आपकी रेस्टी की परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है जो कोई इस आशय से या संभाव्य जानते हुए कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे। तो कुल मिला के किसी व्यक्ति को या फिर लोगों को, हो सकता है किसी लोग को सदोष हानि या नुकसान कारित करे। तो इसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को या फिर लोगों को सदोष हानि या नुकसान कारित करने के आशय से कारित करना। ठीक है, तो ये याद रखना है, सदोष हानि या नुकसान कारित करने के आशय से किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो जाती है। तो क्या करता है? संपत्ति का नाश, संपत्ति का नाश करता है या इस प्रकार का कोई परिवर्तन करता है कि वो संपत्ति की जो है उपयोगिता जो है नहीं रह जाती, या कह लीजिए उसका मूल्य जो है घट जाता है, या इस प्रकार का परिवर्तन करता है, या इस प्रकार का परिवर्तन या तब्दीली एक ही बात है, परिवर्तन करता है कि उसकी क्या होती है, उपयोगिता घट जाती है या उसका मूल्य कम हो जाता है, कि उसकी उपयोगिता या मूल्य कम हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो है दृष्टि कारित करता है। क्या होता है इससे? किसी व्यक्ति की वो क्या करता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कुल मिला के क्षति कारित करता है किसी भी प्रकार से संपत्ति को। इससे क्या होता है, उस संपत्ति का या तो जो है संपत्ति जो है नष्ट कर देता, नाश मतलब या तो नष्ट कर देता है उसको, या क्या करता है इस तरीके का कोई काम करता है कि उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, या फिर उसकी जो कीमत थी, जो मूल्य था, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या माना जाता है कि वह व्यक्ति क्या करता है, रिष्टि करता है। रिष्टि का मतलब है सीधे अर्थों में कह दीजिए नुकसान पहुंचाना, नुकसान कारित करना। सिंपल भाषा में आप समझें तो रिष्टि क्या है, एक तरीके से नुकसान कारित करना, किसी व्यक्ति की संपत्ति को इस प्रकार से नुकसान कारित करना, या तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, या फिर उसका जो है मूल्य परिवर्तन हो जाता है, मतलब मूल्य कम हो जाता है, या फिर वो किसी उपयोग की नहीं रहती। तो इस प्रकार से किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है, रिष्टि कहलाता है। तो सीधी भाषा में याद रखें कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या है, रिष्टि। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, हालांकि इसमें स्पष्टीकरण देखें, स्पष्टीकरण का कोई खास अर्थ नहीं, हानि या नुकसान पहुंचाना, ये स्पष्टीकरण दे रखे हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं, बस उदाहरण जो है दे रखे हैं। उदाहरण एक या दो देखेंगे। क्या कहता है, या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से या कि मूल्यवान प्रतिबिंबों को का स्वेच्छा है जला देता है, कान्यदृष्टि की है। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से उसकी मूल्यवान प्रतिभूतियों को क्या करता है, वो जला देता है। तो ये क्या माना जाएगा, ये दृष्टि माना जाएगा। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब होता है कोई भी प्रतिभूति हो सकती है, कोई भी मूल्यवान चीजें हो सकती हैं, कोई भी मान लीजिए कोई मूल्यवान डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई दस्तावेज हो सकता है जिसकी मूल्य हो। मूल्यवान का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू हो, कुछ मूल्य हो। ऐसे दस्तावेज को कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान कारित करने के आशय से क्या करता है, जला देता है। तो क्या माना जाएगा कि उसने दृष्टि कारित की। एक और उदाहरण है, या कि सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके बर्फ, देखिए बर्फ मतलब जहाँ जो आइस बनती है, आइस फैक्ट्री। तो ये कह रहा है कि कोई की आइस फैक्ट्री होगी, बर्फ की फैक्ट्री होगी या बर्फ बनती होगी, वहां उस व्यक्ति को नुकसान कारित करने के आशय से एक व्यक्ति क्या करता है, वहां पानी छोड़ देता है। अब पानी छोड़ोगे तो क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी, उससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो ये भी क्या करता है, ये व्यक्ति जो है रिष्टि करता है। ठीक है, इस तरीके के कई उसमें जो है उदाहरण दे रखे हैं। एक और उदाहरण है कि दो व्यक्ति जो है घोड़े के संयुक्त स्वामी होते हैं। संयुक्त स्वामी मतलब दोनों साझेदार होते हैं घोड़े के,
और एक साझेदार दूसरे साझेदार को नुकसान पहुंचाने के आशय से उस घोड़े को क्या करता है, गोली मार देता है, तो क्या माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने उसको रिष्टि पहुंचाई। भले ही उससे उसको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन दूसरे की नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसने क्या किया, उसने जो है रिष्टि की। तो इस तरीके से क्या माना जाएगा, उसने रिष्टि की। इसी तरीके से एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो है अंगूठी को क्या करता है, तालाब में फेंक देता है ताकि उसको नुकसान हो। तो ये भी क्या है, ये भी रिष्टि है। कुल मिला के नुकसान कारित करना, ठीक है, ये सारी चीजें काय में आती हैं, ये सारी चीजें जो है रिष्टि की में उदाहरण में आती हैं। अब बात आता है रिष्टि का दंड का। 426 में जो है रिष्टि का जो है, 426 में जो आपके रिष्टि का जो है क्या दे रखा है, दंड दे रखा है। 426 में क्या दे रखा है, दंड दे रखा है रिष्टि का। तो दंड कितना है रिष्टि का, ये कहता है जो कोई रिष्टि करेगा दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितनी सजा है रिष्टि के लिए, 3 माह तक का कारावास, किसी भी प्रकार का हो सकता है कारावास, कारावास या फिर जो है जुर्माना, या फिर जो है दोनों से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। नुकसान कारित करा ना, इसीलिए 3 माह तक का कारावास या जुर्माना। अब रिष्टि के हिसाब से जो है, ये तो सिंपल रिष्टि हुई, नॉर्मल हुई। अब रिष्टि की जो कीमत के हिसाब से जो है उसका दंड होगा। जैसे कि 427 में दे रखा है, 427 में क्या दे रखा है कि 50 रुपए का नुकसान होता है किसी व्यक्ति को। कितना, 50 रुपए का नुकसान होता है, या कह लीजिए 50 रुपए तक का नुकसान, 50 रुपए से ऊपर का नुकसान होता है किसी व्यक्ति को। तो कितना, तो सजा जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। सजा कितनी है, दोनों में से किसी भांति कार्य जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष तक की हो सकेगी। तो यहाँ सजा 3 माह से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष तक की हो जाएगी। या फिर जो है जुर्माना, या फिर जो है दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये उसके रकम के हिसाब से बढ़ जाएगी। अब 428 क्या कहता है, ये सब उसके प्रकार एक तरीके से। 428 कहता है 10 रुपए के मूल्य की जीव जंतु को वध करना या उसे विकलांग बनाना। ये 10 रुपए के मूल्य का कह रहा है कि 10 रुपए के मूल्य के, हालांकि आज के जमाने में 10 रुपए का कोई जीव जंतु नहीं आता, 10 रुपए के मूल्य के जीव जंतु को अब इसमें इसीलिए संशोधन नहीं किया गया। अब आप कहोगे कि संशोधन क्यों नहीं, संशोधन की जरूरत नहीं थी। जरूरत इसीलिए नहीं थी कि 10 रुपए से ऊपर के ही है सब, तो सब इस धारा में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, है ना, इसलिए संशोधन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए नहीं किया गया। तो 10 रुपए मूल्य के जीव जंतु को क्या करना है, उसका वध करना है या विकलांग करना, को का वध करना, या फिर जो है या विकलांग करना। ठीक है, तो जीव जंतु का अगर कोई वध करता है तो वध जो है रिष्टि में आएगा, ना कि हत्या वगैरह में। ठीक है, जीव जंतु का अगर कोई वध कर, क्योंकि जीव जंतु क्या है, आपकी संपत्ति है। जब कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो काय में आएगा, रिष्टि में आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीव जंतु का वध कर देता है, या मान लीजिए उसको विकलांग बना देता है। अब जीव जंतु क्यों पालता है, कई तरीके की कई चीजों के लिए पालते हैं लोग बाग, अपने आर्थिक लाभ के लिए भी पालते हैं, है ना। तो अगर कोई जीव जंतु का वध वगैरह करता है और उसकी कीमत अगर 10-10 रुपए तो सबके ऊपर ही होगी, तो वो धारा 428 के अधीन क्या होगा, दोषी होगा। और उसको जो है कितने वर्ष तक का, इसमें भी 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। सेम यही दंड है। तो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। अब है देखिए 429, हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे सेक्शन, है ना, ये वाले कुछ पूछे नहीं जाएंगे आपके, ये बस इतना यहाँ तक आपको याद रखना। 429 कहता है किसी मूल्य के ढोर आदि की 50 रुपए के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करके या उसे विकलांग बनाने द्वारा रजिस्ट्री। अब ये 10 रुपए के थे, यहाँ 50 रुपए की बात आती कि अगर उनकी कीमत 50 रुपए, मतलब महंगे, उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे, आज के जमाने में कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि 50 रुपए के मूल्य के थे, तो जो है सजा कितनी होगी, अगर विकलांग बनाना वगैरह बनाता है तो यहाँ जो है सजा जो है 2 वर्ष से बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष तक की हो जाएगी। यहाँ सजा कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष तक का, या जो है जुर्माना, या फिर जो है दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खास चीजें नहीं है, ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगी। ऊपर 425 426 जो है आपको क्या करना है, याद रखना है।
430 देख लीजिए सेक्शन। ये सेक्शन थोड़ा याद रखने लायक है कि हाँ याद रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सा है। सिंचित संकर्म को क्षति करने या जल दोषपूर्ण मोड़ने के लिए दृष्टि। सिंचित, ये आज खासकर ये गांव में होता है सिंचित संकर्म। सिंचित संकर्म मतलब जो नहरें वगैरह गांव में बनी रहती है ना, उनको नुकसान पहुंचाना या उसके पानी को मोड़ लेना कि दूसरे की फसल सूख जाए, वो इसमें आता है। जैसे गांव में मेड़े बनी रहती है ना खेतों पे, उसमें जो है मेड़ों को मोड़ लिया, अपनी तरफ पानी कर लिया या उसको नष्ट ही कर दिया कि ताकि इसका खेत जो है पानी ना जाएगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। तो उससे संबंधित जो है अपराध इसमें है। ये कहता है जो कोई किसी ऐसा कार्य करने के द्वारा दृष्टि करेगा जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए या मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं की संपत्ति है, जीव जंतुओं के जो संपत्ति है खाने या पीने या सफाई के या किसी विनिर्माण के चलते जो जल प्रदाय में कमी कारित करेगा। कुल मिला के चाहे वो सिंचित कार्य के लिए हो या जीव जंतुओं के लिए पानी जाता हो, कुल मिला के पानी जो है रोकता है अगर कोई व्यक्ति, तो दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि कितनी होगी, यही होगी 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। 430 में 431 ये तो जलमार्ग हो गया एक तरीके से। 431 कहता है लोक सड़क या पुल या नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर दृष्टि। लोक जो है आपके, लोक सड़क मतलब पब्लिक जो सड़क होती है उसको लोक सड़क, ये लोग आपने ये कौन से अपराध आ गए, ये वो अपराध आ गए जिसमें लोग वक्त सड़कें खोद देते हैं, बल्ब स्ट्रीट लाइटें लगी उसको पत्थर मार के फोड़ देना, है ना, कोई पुल लगा है कोई बैरिकेड लगा है उनको तोड़ वोड़ मरोड़ देना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं 421 में। अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसमें भी सेम सजा है, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। 431 में 432 क्या कहता है, 432 कहता है लोक जल निकाय में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कार्य द्वारा दृष्टि। ये कह रहा है जो सबके लिए जो इस्तेमाल करने लायक जो जल होता है ना जो आता है उसमें बाधा डाला, नल की लाइन फोड़ दी, या मान लीजिए कोई पानी जाता है किसी स्रोत से उसको उन्होंने क्या किया उसको दूषित कर दिया जिसका सब लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का कोई अपराध करता है तो यहाँ भी जो है सजा सेम ही है 5 वर्ष तक की। तो इसमें भी क्या है सजा, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 433 कहता है लाइट हाउस के बारे में, सेक्शन 433। 433 कहता है कि लाइट हाउस को नुकसान पहुंचाना। पहले क्या था, लाइट हाउस मैंने बताए थे कि जो समुद्र किनारे जो है लाइट हाउस बनाए दिए जाते हैं उनमें जो है लाइट जलती रहती थी, पहली पहली मसाले जलाते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो बल्ब वगैरह उसमें जो है मरकरी वगैरह लगी रहती है वो जलती रहती है। उससे जो समुद्र में जो जहाज होते हैं उनको पता पड़ता रहता है कि वो किनारा है, किनारे को देखने के लिए लगाए जाते हैं ताकि समझ में आ जाता है वो किनारा है। तो ऐसे लाइट हाउस को अगर कोई व्यक्ति जो है नुकसान वगैरह पहुंचाता है तो यहाँ सजा थोड़ी ज्यादा है, यहाँ सजा है 7 वर्ष। यहाँ कितनी सजा है, यहाँ सजा है 7 वर्ष तक का कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर लाइट हाउस को नुकसान पहुंचाता है उसकी दृष्टि करता है तो फिर 7 वर्ष तक का कारावास है। 434 क्या कहता है, 434 कहता है लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह, मतलब जो लोक प्राधिकारी द्वारा जो माप वगैरह करने के बाद जो चिन्ह सीमा चिन्ह वगैरह लगाए जाते हैं, चाहे वो किसी खेत में लगाए जाए या किसी अन्य स्थान पे लगाए जाए, अगर जब वो सीमा चिन्ह लगाए जाते हैं और उन सीमा चिन्हों को कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्री करने के उद्देश्य से क्या करता है, हटाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसमें सजा है 1 वर्ष, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है हटाया मतलब सजा दी जा सकती। 435 कहता क्या कहता है सेक्शन 435 कहता है 100 रुपए या कृषि उपज की दशा में 10 रुपए। अगर 100 रुपए की बात कह रहा है, अगर मान लो कोई कृषि उपज है तो उसके मामले में 10 रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि। तो कुल मिला के अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि है 435 में। नॉर्मल वे में 100 रुपए है, और अगर कोई कृषि की बात मतलब कोई फसल की बात की जाए तो 10 रुपए या उससे अधिक की फसल में कोई व्यक्ति आग लगाता है तो इसमें जो है सजा है 7 वर्ष। 7 वर्ष मतलब नॉर्मली आपके घर में आग लगाता है, अब आप कहोगे 100 रुपए से तो ज्यादा ही की संपत्ति होती ना सब, इसीलिए इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आदमी अगर थोड़ी बहुत भी आग लगाएगा तो 100 रुपए क्या, 100 रुपए से ज्यादा ही का होता है सबके यहाँ सामान, तो वो इस धारा में आने ही आना है ना।
वो फसल भी 10 रुपए से तो अधिक ही होती है, तो इस धारा में तो आ नहीं आना है। तो अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करने के आशय से कोई विस्फोटक करता है, विस्फोट करता है, या मान लो कोई आग लगा देता है ना, तो उसको जो है 435 के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है, और उसको जो है 7 वर्ष तक की जो क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। आपने देखा होगा ना, जो लोग आग लगा देते हैं, आग लगा के भागे, फसलों में आग लगा के, खलिहानों में आग लगा के, वो लोग जो है इसके अंतर्गत आएंगे। अब 436 क्या कहता है? 436 कहता है गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रजिस्ट्री। जी स्पेशली अलग से केवल घरों के लिए बना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति घर वगैरह में आग लगाता है तो यहाँ सजा ज्यादा होगी, क्योंकि जहां आप निवास करते हो, जहां आप रह रहे हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है घर वगैरह में आग लगाएगा तो वहां सजा स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होगी। यहाँ सजा होगी आजीवन कारावास, या फिर वही होता है 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या जो है आपका 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया। अगर वो घर आदि में आग लगाता है, आपके घर रहने की जो जगह है जहां आप रहते हैं वहां आग लगाता है, तो वहां फिर ज्यादा जो है आपकी उसकी जो है सजा हो जाती है। अब 437 देखिए, 437 क्या कहते हैं? 437 कहती है तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से रजिस्ट्री। ये जलयानों के बारे में स्पेशली है, मतलब जो जलयान नीचे रखे हुए होते हैं उनके बारे में कह रहा है। ये कह रहा है जो कोई किसी तल्ला युक्त जलयान या 20 टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को, मतलब एक बड़े जहाजों की बात कह रहा है। 20 टन मतलब एक बड़े जो जहाज होते हैं, 20 टन से ऊपर के जो भी जहाज होते हैं बड़े, उन जहाजों को अगर कोई व्यक्ति नष्ट करता है या उसमें सुरंग बनाकर घुस जाता है और उनको नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति है दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी। 437 में ये कितना सजा होगी? उसे 10 वर्ष तक के जो है कारावास से और जुर्माने से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ये स्पेशली जलयानों के लिए 10 टन से ऊपर के हैं, कितने हैं? 10 ही टन है, 10 टन से ऊपर के हैं 20 टन, सॉरी 20 टन से ऊपर के जो है 20 टन से ऊपर के हैं 20 टन से ऊपर के जो है, जो जमीन पे तल्ला युक्त, मतलब जो नीचे तला होता है उनका तल्ला युक्त होते हैं, नीचे खड़े रहते हैं, कुल मिला के उन जहाजों की बात कह रहा है कि किनारे पे जब लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उसके बाद आप जाते हैं उसमें नीचे से कहीं से भी मतलब उसमें घुस जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उसको, तो और 20 टन से उनका अगर भार ज्यादा है तो 10 वर्ष तक के जो है कारावास से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। 438 देखिए क्या कहता है? 438 कहता है धारा 337 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रजिस्ट्री के लिए दंड, मतलब इसी में ये तो कह रहा है किसी अन्य प्रकार से जो है नुकसान पहुंचाते। अब इसी में जो है अगर अग्नि और रजिस्ट्री द्वारा करता है, अग्नि अग्नि द्वारा अग्नि द्वारा जो है क्या करता है? अग्नि या विस्फोट द्वारा, अग्नि या विस्फोट द्वारा मतलब आग लगा देता है, कोई विस्फोटक फेंक देता है इसी जहाजों में, तो यहाँ जो सजा है इसमें कितनी हो जाएगी? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होती है, तो इसमें कुल मिला के आजीवन कारावास तक की सजा हो जाएगी। आजीवन कारावास या फिर वही जो है आपका 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 439 क्या कहता है? सेक्शन 439 439 कहता है चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासे भूमि या किनारे पे चढ़ा देने के लिए दंड। ये कह रहा है चोरी के लिए, मतलब चोरी करने के लिए जो भी जलयान वगैरह उनको किनारे लगा लेना है ना, किनारे करा लेना, पानी में तैर रहे थे उनको पकड़ लिया उसके बाद किनारे पे लगा लिया। तो इस प्रकार के जो है किस उद्देश्य से? चोरी आदि करने के लिए, लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। इसका लास्ट सेक्शन देखिए 440 440 कहता है मृत्यु या उपपत्ति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रजिस्ट्री। ये थोड़ा याद रखना है, ये सेक्शन याद रखना है। ये क्या कह रहा है? मृत्यु या उपपत्ति की तैयारी के पश्चात की गई, तो ये तैयारी के पश्चात रजिस्ट्री है, तैयारी
के साथ किस चीज की तैयारी, दूसरे व्यक्ति को मृत्यु कारित करना या अन्य प्रकार की चोटें कारित करना। तो सिंपल में याद रखें कि तैयारी के साथ चोरी, तैयारी काय की करेंगे, मृत्यु की करेंगे या फिर कोई उपाधि की करेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति तैयारी के साथ दृष्टि करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष नॉर्मल वे में कितना था, 3 ही माह था। लेकिन अगर वही तैयारी, अगर वही दृष्टि करने के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयारी के साथ जो है प्रिपरेशन करके जो है जाता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये धारा थोड़ा सा याद रख लेना, 440। ठीक है, बाकी कोई धारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 425, 426 ये थोड़ा सा याद रखना है, और 440 ये वाला। और सिंचाई बिचाई वाला भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सिंचाई वाला जो संक्रम वाला है उसमें दृष्टि पहुंचाता है, तो इस तरीके की धारा कभी कभी पूछी जाती है सिंचाई वाली, वो भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो सिंचाई वाली धारा जो है कि सिंचाई संक्रम में या पानी में कोई दृष्टि करता है, वो जो, तो इस तरीके की जो धारा है वो भी कभी कभी जो है पूछ ली जाती। अब देखेंगे हम आपराधिक अतिचार। आपराधिक अतिचार, ठीक है, अतिचार मतलब जबरन, जबरन घुसना, अतिचार करना, अतिचारी होने गए। तो आपराधिक अतिचार जो है यहाँ 441 से शुरू होता है। ये आपराधिक जो अतिचार है आपका 441 से शुरू होकर 462 तक जाता है। 441 से शुरू होकर 462 तक। ठीक है, 441 से लेकर 462 तक जो है आपके आपराधिक जो है अतिचार के बारे में बताया गया है। 441 आपराधिक अतिचार को बताता है। पहले ये बताता है कि भाई आपराधिक अतिचार होता क्या है। 441 क्या कहता है कि आपराधिक अतिचार, आपराधिक अतिचार, या कह लीजिए कि आपराधिक अतिचार को कहां परिभाषित किया गया, 441 में जो है परिभाषित किया गया है। तो आपराधिक अतिचार क्या होता है, जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में, मतलब किसी दूसरे के कब्जे की संपत्ति में क्या करता है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे। तो कुल मिला के ये है कि आपराधिक अतिचार में क्या है, जबरन एक तरीके से प्रवेश है दूसरे की भूमि में, दूसरे की कब्जेदारी में। यहाँ दूसरे के कब्जे मतलब जो उसका भी अधिभोगी व्यक्ति है जिसके कब्जे में है, उस व्यक्ति के कब्जे वाली भूमि में जबरन घुस जाना, और घुसने के बाद क्या करना, या तो कोई अपराध करने का आशय होता है या उसे अपमानित या अभित्रस्त करना आपका आशय होता है, डराना धमकाना ये आपका आशय होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति की भूमि पर घुसता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है हम आपराधिक अतिचार कहते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, अवैध रूप से प्रवेश करना। इसके लिए क्या जरूरी है, अवैध प्रवेश। इसके लिए ये सबसे जरूरी है अवैध प्रवेश। ठीक है, अवैध रूप से किसी की जमीन पर प्रवेश करना, ना जिस कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति है उसकी जमीन पर प्रवेश करना। एक तो जो हो गया कि अवैध प्रवेश। अब बात आती है कि पहले वैध हो फिर बाद में भी तो वैध हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। वैध प्रवेश के पश्चात, वैध प्रवेश के पश्चात अवैध रूप से वहां बना रहना। ठीक है, वैध प्रवेश के पश्चात विधि विरुद्ध रूप से, विधि विरुद्ध रूप से क्या होना, बना रहना, वहां बना रहना, वहां बना रहना। देखिए एक तो गलत तरीके से ही आप प्रवेश करें वो तो है ही, दूसरा ये कि जब गए थे उस समय जो है अवैध प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो है आप जो है जब आपको वहां से हटने का आदेश दे दिया फिर भी वहां बने तो वो अवैध हो जाएगा। तो अवैध रूप से जब आपको बने रहने का उसमें अधिकार नहीं है फिर भी बने रहते हैं किसी अपराध को करने के लिए, तो आपराधिक अतिचार कहलाता है। ठीक है, तो जो है अवैध रूप से जो बने रहते हैं बाद में, पहले गए थे नॉर्मली फिर बने रहते। उदाहरण के लिए
किसी के घर में आप गए और किसी ने आपसे घर से कहा कि ठीक है, अब ठीक है, अब आप गए, नॉर्मली गए, आप गए, बुलाया बढ़िया तरीके से, फिर दूसरे आदमी ने आपको, जो भी कोई बात हुई होगी, उसने आपसे कहा कि बाहर निकल जाइए और आप नहीं निकलते, तो वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो अतिचार हो जाएगा। जब गए थे उस समय नहीं था, लेकिन बाद में जब उसने आपसे बोल दिया निकलने के लिए और आप नहीं निकलने बने हैं, तो भी वो आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आ जाएगा। अगर आप किसी अपराध करने के इरादे से या उसको अभित्रस्त या अपमानित करने के आशय से वहां बने रहती हैं तो, ठीक है, यानी विधि विरुद्ध रूप से। ये तो एक उदाहरण है, कई और भी तरीके हो सकते हैं। मान लो आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो फिल्म देखने, फिल्म देख के आते हो और फिर आप छुप जाते हो कि निकलेंगे नहीं, बाद में बोले जब लास्ट हो जाएगी अपन यहाँ उत्पात करेंगे अंदर, तो वो भी अतिचार है ना। तो किसी भी तरीके से हो जाए, गए थे तब कोई जो है अतिचार नहीं था, लेकिन बाद में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको निकलने का या विधि विरुद्ध रूप से आप वहां बने रहते हैं तो वो अतिचार हो जाएगा, ठीक है। इस धारा में संपत्ति से आशय मूर्त संपत्ति से, चाहे वो चल हो या अचल, ठीक है। इस धारा में मूर्त संपत्ति से, चाहे वो चल हो या अचल, मूर्त संपत्ति से है इसमें आशय। अब देखिए अतिचार भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है प्रारंभ से ही अतिचार होता है, दूसरा पश्चात में, बाद में। पहले अतिचार ही नहीं था लेकिन बाद में अतिचार हो जाता है। तो एक तो प्रारंभ से ही था, जब ये अपन कह रहे हैं अवैध रूप से प्रवेश करता है, तो ये प्रारंभ से ही है। ये क्या है, ये बाद में हो गया। पहले गए थे उस समय नहीं था, आराम से आपको बुलाया था, आप गए थे, कोई बात हुई, आपको निकलने के लिए कह दिया, लेकिन अब नहीं निकलना चाह रहे आप, अब आप सोच रहे हो लड़के ही जाएंगे, तो वो अतिचार हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रारंभ से ही गुरु, या उसके जो है पश्चात, प्रवेश करने के जो है पश्चात। तो दोनों तरीके से जो है अतिचार हो सकता है। दूसरा कि ये जो अतिचार का अपराध तभी होगा जब जो आप प्रवेश किया है, जो आपने अवैध प्रवेश किया है, वो कोई अपराध करने के आशय से किया हो, अपराध करने के आशय से, अपराध करने के आशय से प्रवेश किया हो। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मली गलती से कोई घुस गया या नॉर्मली वैसे ही चला गया, तो वो आपराधिक अतिचार नहीं होगा। अपराध करने के आशय से, या किसी व्यक्ति को जो है आप क्या करते हैं, वही अपमानित या अभी त्रस्त करने के आशय से जाते हैं कि गाली देंगे, अभी बढ़िया उसको सुनाएंगे, उस हिसाब से जाते, तो फिर वो आपराधिक अतिचार होगा। या तो कोई अपराध करने के आशय से घुसते हैं, गलत नियत कह सकते हैं, गलत नियत से घुसते हैं, तभी वो आपराधिक अतिचार की जो है परिभाषा में आएगा। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, संकट से बचने के लिए आप किसी की भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। मान लो आपके पीछे कोई पड़ा है और आप बचने के लिए, छुपने के लिए किसी के घर में घुस जाते हैं और छिप के बैठ जाते हैं, तो वो अतिचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका केवल इरादा था दूसरे से बचने को, अपने आप को बचाना इरादा था, तो उसको अतिचार नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां आपका कोई अपराध करने का इरादा नहीं था, ठीक है। तो संकट से बचने के लिए किसी की दूसरे की भूमि पर प्रवेश कर जाना, है ना, उसको हम अतिचार नहीं कहेंगे, ठीक है। अतिचार के लिए जरूरी है अपराध करने का आशय होना चाहिए, या किसी अन्य व्यक्ति को जो है अभित्रस्त करने का जो है आपका आशय होना चाहिए, तभी जो है अतिचार माना जाएगा। एक केस है इसमें, बहुत बढ़िया केस है, देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन सिंह, जो त्रिलोचन सिंह थे, बनाम डायरेक्टर SIS संस्थान, डायरेक्टर दा डायरेक्टर एक संस्थान था, कौन सा था, SIS जो है संस्थान था, एक तरीके से कॉलेज वगैरह था, या उसके जो होते हैं ना कॉलेज, हॉस्टल्स वगैरह, उस तरीके का। 1963, 1963 का मामला, मद्रास, उस समय चेन्नई को मद्रास कहते थे, तो मद्रास का जो है मामला है। इसमें क्या था, त्रिलोचन सिंह थे ये जो है किसी को प्रेम पत्र देने गए, कॉलेज में गए प्रेम पत्र देने, और प्रेम पत्र देने गए और इनको पकड़ लिया,
तो इसको क्या माना गया, इसको आपराधिक अत्याचार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसको आपराधिक अत्याचार माना न्यायालय ने। न्यायालय ने क्या माना, इसको आपराधिक अत्याचार। क्यों माना, क्यों भैया आपराधिक आपराधिक अत्याचार न्यायालय ने क्यों माना? न्यायालय ने आपराधिक अत्याचार इसीलिए माना क्योंकि न्यायालय ने माना कि जो आप प्रेम पत्र देने गए थे उससे कोई व्यक्ति की भावनाएं क्या हो सकती हैं, क्षुब्ध हो सकती हैं। ठीक है, क्षुब्ध हो सकती हैं, इसीलिए न्यायालय ने इसे क्या माना, आपराधिक अत्याचार माना। क्षुब्ध प्रेम पत्र भले ही देने गए थे आप, लेकिन आपके जो प्रेम पत्र था उससे क्या हो सकती है, सामने वाले की भावनाएं क्षुब्ध हो सकती हैं। इसीलिए न्यायालय ने इनको क्या माना, आपराधिक अत्याचार का दोषी माना। तो ये भी एक केस है इसमें। ठीक है, तो ये समस्याएं होती हैं जो आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपराधिक अत्याचार, तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट मिल रहे हैं कि नहीं। अगर क्षुब्ध होता है कोई व्यक्ति, है ना, तो भी आपराधिक अत्याचार हो जाता है। अब आप किसी व्यक्ति के घर में जबरन घुस जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, क्षुब्ध, अब भले ही आप जो है कोई अपराध ना करना हो, किसी को डराना हो, धमकाना हो, है ना, तो क्षुब्ध करना हो, तो वो आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में आएगा। ठीक, अब ये तो हो गया आपराधिक अत्याचार 441 में। इसके बाद जो है 442 में जो है गृह अत्याचार। ये तो आपराधिक अत्याचार हो गया, किसी की भूमि वगैरह पे हो गया। अब गृह अत्याचार है 441 में। 441 में जो है हमने पढ़ा था आपराधिक अत्याचार, 442 पढ़ेंगे हम। 442 442 पढ़ेंगे गृह अत्याचार। सिंपल है गृह अत्याचार की परिभाषा। क्या कहता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति मतलब किसी निर्माण तंबू या जलयान में, मतलब जहां मानव रहते हैं, कोई व्यक्ति जो किसी निर्माण में, तंबू में या जलयान में, जो मानव निवास के रूप में उपयोग में लाया जाता है, सीधा सीधा कह लीजिए कि ऐसा कोई स्थान जो मानव निवास के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, या किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में लाया जाता है, या जो जहाँ पे उपासना की जाती है, पूजा अर्चना जो है वो की जाती है, या किसी संपत्ति की अभिरक्षा, या जहाँ पे संपत्ति को जो है अभिरक्षा में जो है रखा जाता है, सुरक्षित जहाँ हम संपत्ति को रखते हैं, ऐसे स्थान में आता है, प्रवेश कर उपयोग अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है, वह गृह अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। मतलब वहां पे जब कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार करता है ऐसी जगहों में, तो फिर उसी आपराधिक अत्याचार को हम क्या कहते हैं कि उसने जो है गृह अत्याचार किया है। कुल मिला के मानव निवास का स्थान हो, कोई उपासना का स्थान हो, या फिर जो है मानव जहां संपत्ति रखता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, संपत्ति रखने का स्थान को संपत्ति, या जो अपन कहते थे घर में जो बनाए रहते हैं वेयर हाउस टाइप के, या मान लो खेत खलियान जो होते हैं उस टाइप की जो जगह होती है ना, जहाँ गोदाम भी हो सकते हैं, जहाँ आप संपत्ति अपनी रखते हैं उस जगह पे, तो संपत्ति रखने वाली जगह भी होती है इसमें। तो तीनों में से किसी जगह में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, आपराधिक अत्याचार करता है और वहां बना रहता है, तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या करता है, गृह अत्याचार करता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि सबसे पहले गृह अत्याचार करने के लिए आपराधिक अत्याचार होना आवश्यक है। अगर गृह अत्याचार है, इसका मतलब यह है कि आपराधिक अत्याचार तो है ही है उसमें। ठीक है ना, आपराधिक की अत्याचारी का एक तरीके से आगे और बड़ा रूप मान लो आप उसको, कि जब कोई व्यक्ति घर में आपराधिक अत्याचार करेगा तो फिर हम उसे आपराधिक अत्याचार ना कहकर क्या कहेंगे, गृह अत्याचार कहेंगे। अब इसमें भी तरीके हैं, इसमें भी तरीके बढ़ जाते हैं। 443 की धाराओं में लोग कंफ्यूजन होते रहते हैं क्योंकि एक से आते। अब आता है प्रच्छन्न गृह अत्याचार। प्रच्छन्न गृह अत्याचार, अब हिंदी थोड़ा टफ रहते हैं ना, इसीलिए लिखता, इसलिए लग रहा है। प्रच्छन्न का मतलब होता है, इसमें लर्किंग शब्द आया है। प्रच्छन्न गृह अत्याचार मतलब छिप करके, किसी को पता ना छिप रहे, इस तरीके से घुसता है, तो वो आ जाता है 443 में। ठीक है, ये 443 में आ जाता है छुप करके, मतलब ये बिल्कुल किसी को पता ना पड़े, कोई देख ना ले हमें, इस तरीके से अगर गृह अत्याचार करता है किसी के घर में, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न गृह अत्याचार। किसी उस व्यक्ति ने क्या किया है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार किया है। ये लिखा है, जो कोई पूर्व सावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है,
ऐसे गृह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे निर्माण तंबू कुल मिला के छिपाया जाए। तो ऐसा व्यक्ति पूर्व सावधानी बरतते हुए गृह अतिचार करता है कि किसी को पता ना पड़े, दिखे ना, और इस तरीके का गृह अतिचार करता है तो उसे कहते हैं प्रचंड गृह अतिचार। अब इसी की बात है, यही आगे बात आती 444। ये क्या कह रहा है? ये कहता है रात्रो प्रचंड गृह अतिचार। रात्रो मतलब रात्रि में, यही काम रात्रि में करता है। रात्रो प्रचंड गृह अतिचार, सब इसी के प्रकार है और कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है 444 में कि वही जो छुपकर घुसाता है, ये दिन में घुसा होगा, ये रात में घुसेगा। मतलब रात्रि के समय ये घुसता है कि कोई को पता ना पड़े, रात हो जाती है उसके बाद आपके घर में छुपके के बैठ जाता है, उसको कहते हैं रात्रो प्रचंड गृह अतिचार। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। रात्रो प्रचंड गृह अतिचार का मतलब है जब सूर्य डूब जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद कोई व्यक्ति अगर आपके घर में प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं रात्रो प्रचंड गृह अतिचार। 445, ये सारे सेक्शन याद रखने हैं आपको, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, सबकी सब। 445 क्या कहता है? गृह भेदन। अब देखिए गृह भेदन क्या होता है। गृह भेदन ये आपको याद करना है। 445 में क्या है? गृह भेदन। जैसे शब्द से स्पष्ट है ना, भेदना, भेदना, तो ये घर को भेदना है, इस तरीके से घर को भेदना, उसको भेद करके जो है, जो इसमें लिखा है जो कोई गृहतिचार करता है वह गृह भेदन करता है। मतलब जो भी व्यक्ति गृहतिचार करता है तो वो माना जाएगा कि वो गृह भेदन करता है। कब करता है? नीचे कुछ कंडीशंस लिखी हैं, उन कंडीशनों में अगर कोई एक व्यक्ति जो है गृह अतिचार करता है या गृह अतिचार करता है तो उसको क्या माना जाएगा कि वो गृह भेदन करता है। तो वो कौन कौन सी जो है कंडीशंस है? पहला कंडीशन लिखा है, यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अतिचार करने के लिए बनाया है। मतलब ऐसे कुछ मिला के नॉर्मल रास्ता नहीं है, या तो उसने खुद ने बनाया है घर में प्रवेश करने के लिए, या उसका कोई दुष्प्रेरक या कोई साथी रहा होगा, उसने जो है उस रास्ते को तैयार किया है ताकि ये व्यक्ति जो है उसके घर में आसानी से घुस जाए। तो क्या माना जाएगा कि ये व्यक्ति क्या करता है? जो इस तरीके का गृह अतिचार करके क्या करता है? गृह भेदन करता है। मतलब भेद दिया एक तरीके से, जैसे किला भेदना कहते हैं ना अपन, उसी तरीके से घर को भेदना है। जो घर के द्वार थे, जो रास्ते होते हैं, उनसे भिन्न रास्ते से ये जो है घर में प्रवेश कर जाता है। या तो खुद बना लेता है, सुरंग खोद के बना दिया, या इसका कोई दुष्प्रेरक है उसने रास्ता बना दिया इसको आने के लिए। तो ये क्या माना जाएगा कि ये जो है गृह भेदन करता है। 6 जो है इसमें तरीके बताए गए। दूसरा तरीका कहता है, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी या अन्यथा चढ़कर पहुंचता है, प्रवेश करता है। कुल मिला के ऐसे रास्तों से प्रवेश करता है जिससे मानव मतलब आसानी की जाती है कि लोग इससे आगे, खिड़कियों से कूद के पहुंच जाता है, या कोई रास्ता, या मान लो हमने कोई घर बना रखा है, कोई दरवाजा परमानेंटली बंद रहता है, वहां से कोई नहीं आ जाता है, वहां से प्रवेश कर जाता है, या दीवार फांद के सीढ़ी लगा के प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से मतलब जहां से आया नहीं जाता है। कुल मिला के क्या आपकी खिड़की बनी है तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ खिड़की से आता है क्या? दरवाजे से ही आएगा ना, और ये खिड़की से पहुंच गया अंदर। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो क्या कहते हैं? उसे गृह भेदन कहते हैं। दूसरा। तीसरा कहता है, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए किसी साधन द्वारा खोला हो। तो ये कह रहा है कुछ ऐसे, या फिर ऐसे रास्ते से या तो प्रवेश करता है या निकलता है, दोनों ही बातें, जो या तो इसने या इसके जो साथी है दुष्प्रेरक है उसने क्या हो, उसको खोला हो। मतलब कोई ऐसा जो है घर का कोई कमरा या ऐसा कोई दरवाजा वगैरह जो परमानेंटली बंद ही रहता है, उसको इसने खोल दिया, या कोई रास्ता है जो परमानेंटली बंद ही रहता है जिसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको खोल दिया। इसने खोले या इसका कोई जो साथी है वो पहले से वहां काम करता है उसने खोल दिया। तो इसको भी क्या माना जाएगा? इसको भी जो है आपका गृह भेदन माना जाएगा। चौथा, यदि उस गृह अतिचार को करने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोल कर प्रवेश करता है या बाहर, तो ये कह रहा है तोड़ फोड़ के, मतलब ताला वगैरह जो लगे हुए हैं उसको तोड़ कर खोल के निकलता है, तो वो भी जो है गृह भेदन माना जाएगा। अगला कहता है, यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग से या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा, मतलब जो घर के लोग, मान लो गार्ड बैठा है बाहर, उसको धमकी दी और घर में घुस गए, तो क्या है? ये गृह भेदन है। किसी को धमकी देकर घर में घुस जाना, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी गृह भेदन वगैरह माना जाएगा।
छठवां कहता है यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद, या कई बार आपने देखा होगा कि जो खुले रास्ते होते हैं उसको हम बंद कर देते, बागड़ लगा दिया, कोई चौखट लगा दी, कोई हमने पट्टी लकड़ी वगैरह की लगा दी कि यहाँ से कोई आदमी प्रवेश ना कर पाए, और उसी रास्ते को खोल करके ये व्यक्ति जो है प्रवेश करता है, तो भी क्या माना जाएगा कि ये व्यक्ति क्या करता है, गृह भेदन करता है। तो इस प्रकार से माना जाएगा कि इस प्रकार से कुल मिला के ये किसी भी इनमें से किसी भी तरीके से अगर वो व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो माना जाएगा तो जो है गृह भेदन करता है। इसमें एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति को घर के दरवाजे की चाबी मिल जाती है, घर के दरवाजे की चाबी मिल जाती है, वो घर के दरवाजे को ताले को खोलता और उसमें प्रवेश कर जाता है, तो कौन सा अपराध, गृह भेदन किया उसने। ठीक है, चाबी मिल गई इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप घर किसी के घर में घुसने के लिए प्राधिकृत हो गए कि चाबी मिल गई अब तुम जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो माना जाएगा, इसमें लिखा ना ताला खोल वगैरह के जाता है, तो वो गृह भेदन ही माना जाएगा, भले ही उसे चाबी जो है मिल गई हो। कोई ने कोई मान लो कोई, अब इसको भी गृह भेदन मान सकते हैं, मान लो दीवार है, दीवार में किसी ने हाथ डाला और चटकनी जो है होती है सरकाली, तो वो भी गृह भेदन है ना। ये सारे तरीके जो है गृह भेदन के ही अंतर्गत आते हैं। कोई बंद द्वार है उसको खोलकर दीवार में छेद करके, ये सारे के सारे उदाहरण काय के हैं, गृह भेदन के हैं। तो इनमें से किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, गृह भेदन। एक आता ड्यूटी में खड़ा है, कोई गार्ड वगैरह आपके घर में लगा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है, आपने उसको धमकाया और घर में घुस गया, तो ये भी क्या है, गृह भेदन। अब 446 में क्या है, रात्रो, ये गृह भेदन नॉर्मल हो गए। अब ये है रात्रो गृह भेदन, जो अगर ये यही गृह भेदन अगर रात्रि में किया जाए तो ये क्या कहलाएगा, रात्रो गृह भेदन। रात्रो गृह भेदन कितनी में, 446 में। ये सारे सेक्शन याद रखने हैं आपको, ठीक है। गृह भेदन, गृह अतिचार कहाँ है, प्रचंड गृह अतिचार कहाँ है, रात्रो प्रचंड गृह अतिचार कहाँ है, गृह भेदन कहाँ है और रात्रो गृह भेदन कहाँ है, ठीक है। इसके बाद फिर इनके दंड के सेक्शन वो भी याद रखने हैं आपको, पूछे जाते हैं क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, एक से शब्द मिलते हैं ना, इसीलिए ये पूछते हैं। 447 कहता है आपराधिक अतिचार के लिए दंड। तो आपराधिक अतिचार के लिए दंड है, यानी इसके लिए दंड कहाँ है, 400, यहाँ लिखेंगे सेक्शन 447। तो यही पूछते हैं, वो ये नहीं पूछेंगे कि कितना दंड है, वो ये पूछेंगे कि जो आपराधिक अतिचार है, सॉरी गृह अतिचार है, इससे पहले 441 का दंड है, 441 का दंड है ये। 441 का दंड कितने में है, 447 में। तो ये पूछते हैं कि आपराधिक अतिचार का दंड कहाँ दिया गया है, 447 में दिया गया है आपराधिक अतिचार का दंड। दंड इसीलिए नहीं पूछते, दंड थोड़ा ही है, 3 माह तक का इसमें जो है कारावास हो सकेगा या जुर्माने या दोनों, ये या जो है 500 रुपए का जुर्माना है इसमें। तो 3 माह का कारावास या 500 रुपए जुर्माना। तो 441 का दंड कितने में है, 447 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 442 का दंड कितने में है, 442 का दंड कितने में, 400 आपका 48 में। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। 442 में क्या था, गृह अतिचार। तो गृह अतिचार का दंड कहाँ है, 448 में। यही पूछेंगे गृह अतिचार को दंडित कहाँ किया गया है। तो गृह अतिचार में कितनी सजा, सजा इसमें जो है 1 वर्ष तक की है और 1000 रुपए या फिर 1000 रुपए तक का इसमें जो है जुर्माना है। तो सजा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सेक्शन ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे है एक तो और एक से लगते हैं, थोड़े से कंफ्यूजन करते हैं, इसीलिए ये पूछे जाते हैं, ठीक है। 449 कहता है मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार, ये इसी का प्रकार हो गया 449 में, कि अगर आप गृह अतिचार कर रहे हैं और किसी व्यक्ति की मृत्यु आदि करना चाहते हैं, उस आशय से आप करते हैं, तो इसमें जो है सजा बढ़ जाएगी, 10 वर्ष तक की जो है इसमें सजा हो जाएगी। 450 भी इसी का एक प्रकार है कि अगर आप आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार करते हैं तो इसमें जो है सजा है 10 वर्ष तक की जो है कारावास से हो सकेगी। 449 इसी का रूप है, 49 और 450 ये इसी के साथ आएंगे। ये मृत्यु करने और ये मृत्यु जो मृत्यु दंड से और ये आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए जो है क्या करते हैं आप, गृह अतिचार जो है करते हैं। इसके बाद आता है आपका 451 कारावास से, ये भी इसी का प्रकार है। ये कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार करते हैं, तो कितना दंड किसमें, 451 में, ठीक है। इस तरीके से ये इसके इसी के प्रकार है ये।
अब आता है 452, उपहति या हमला या अवरोध की तैयारी के पश्चात करते हैं आप। इनमें केवल सेक्शन ही है, हालांकि ये जो नहीं है ये पूछे नहीं जाते, लेकिन यहाँ तक ये 48 ये पूछा जा सकता है। 452 में क्या कहता है, कारावास से दंडनीय, सॉरी 452 था उपहति या हमला या सदोष अवरोध, उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार, तो ये गृह तैयारी लिख लेते हैं इसमें। तो ये तैयारी के पश्चात गृह अतिचार करते हैं, किसी को मारना पीटना है, लट वगैरह लेके जाना है, उसके लिए 452। ठीक है, यहाँ तक तो ये इसके प्रकार। अब देखिए 453, ये भी याद रखना है, 453 आपको याद रखना है। 453 में क्या है, किसका दंड दिया है, प्रचंड गृह अतिचार या गृह भेदन। 400 सेक्शन 453 काय का दंड दे रखा है इसमें, प्रचंड गृह अतिचार और गृह भेदन दोनों का, प्रचंड गृह अतिचार और गृह भेदन, यानी कि जो है आपका ये 400 इसका और आपका इसका, इन दोनों का दंड जो है आपका कहाँ दे रखा, इसमें दे रखा है 453 में, इसीलिए इनको पूछा जाता है। उटपटांग आगे पीछे दंड दे रखे हैं, 453 में दंड दे रखा है। जो कोई प्रचंड गृह अतिचार करेगा या फिर गृह भेदन करेगा, दोनों की सजा एक ही में 453 में, तो पूछा जाता है ये भी महत्वपूर्ण है। या तो पूछेंगे कि गृह भेदन का दंड कहाँ लिखा है, या पूछेंगे प्रचंड गृह अतिचार का दंड कहाँ है। दोनों का दंड एक ही में है, 453 में है। इसमें दंड कितना है, 2 वर्ष तक का, केवल 2 वर्ष तक का इसमें जो है सजा का जो है प्रोविजन किया गया, और जुर्माने से, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। हालांकि सजा नहीं पूछने वाले, वो आपसे इतना ही पूछेंगे कि किस धारा में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यही पर्याप्त है कंफ्यूजन करने के लिए आपको। 454 क्या कहता है, 454 कहता है कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रचंड गृह अतिचार या गृह भेदन इसी के प्रकार। 454 क्या कहता है, कारावास से जो है दंडनीय अपराध है, उसके लिए प्रचंड गृह अतिचार या गृह भेदन इसी के प्रकार है, कारावास से। ये कारावास से दंडनीय जो अपराध है उनके लिए प्रचंड गृह अतिचार करते हैं। 424 में अपन सजा वगैरह नहीं देखेंगे, इसमें भी कोई ज्यादा सजा नहीं है, जो नहीं 10 वर्ष है इसमें, इसमें सजा कितनी है, 10 वर्ष है इसमें, 10 वर्ष जो है सजा है। 455 है उपहति या हमले के लिए है, 455 में इसी के जो प्रकार है, उपहति या हमले के पश्चात गृह प्रचंड गृह अतिचार या गृह भेदन, प्रचंड गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए जो है इसमें दंड है। तो दोनों में से किसी बात कारावास से, जिसकी अभी इसमें भी जो है सजा है 10 वर्ष की जो है, उपहति या हमले के आशय से जो है तैयारी के पश्चात, ये तैयारी के पश्चात तैयारी वगैरह के साथ जो है करते हैं। अब 456 भी याद रखना है आपको, ये तो इनके प्रकार हो गए, ये थोड़े ये नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाएंगे आपकी, ये पूछी जाएगी है ना, ये पूछी जाएगी। इसके अलावा जो है 456 ये पूछी जाएगी आपकी, ठीक है, ये भी पूछी जाती है। 456 याद रखना, रात्रो प्रचंड गृह अतिचार और रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। ये किसके लिए, रात्रो प्रचंड गृह अतिचार ये इसके लिए, और रात्रो जो है गृह भेदन ये दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए जो है दंड है। रात्रो प्रचंड गृह अतिचार और रात्रो गृह भेदन का दंड कितना है, 456 में। तो इसीलिए इनको पूछते हैं, क्योंकि आपके पीछे हैं, काफी आगे पीछे हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है इसके लिए दंड कितना है, 3 वर्ष तक का, इसके लिए इसमें दंड कितना है, 3 वर्ष तक का जो है कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है, चाहे वो रात्रो प्रचंड गृह अतिचार हो या फिर जो है रात्रो गृह भेदन हो, दोनों के लिए दंड दिया गया है। 457 कहता है कारावास से दंडनीय अपराध में जो है इन्हीं के प्रकार आ जाते हैं। फिर 457 ये कारावास से, वही बात है, कारावास से जो दंडनीय अपराध है उनके बारे में कहता है। और आगे देखिए 458 कहता है हमला या मतलब कुल मिला के तैयारी के साथ, 458 जो है इसी की जो है तैयारी के साथ, इनकी जो है तैयारी के साथ, इसी के जैसे जो सेम है ना प्रकार, लगभग उसी तरीके से इसके भी प्रकार है। 459 कहता है प्रचंड गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोरोपति कारित करना। 459 कहता है कि जब आप जो है प्रचंड गृह अतिचार वगैरह करते हैं, किसी को घोरोपति कारित कर देना या कह लीजिए चोट आदि पहुंचा देना, तो वो जो है आपका 459 में जो है उसको बताया गया है। इसमें जो है सजा हो जाती है, अगर चोट वगैरह पहुंचा देते हैं आप उपपति वगैरह, तो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती, सजा इसमें जो है बढ़ जाती है। 460 आपका कहता है रात्रो प्रचंड गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्त
समस्त व्यक्ति दंडनीय है जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या गुरुपति कारित की जाती। ये सेक्शन स्पेशली बस ये कह रहा है कि अगर कई लोगों ने मिलकर किया, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अगर अपराध कर देता है तो सारे के सारे व्यक्ति जो है उसी अपराध से दोषी होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक व्यक्ति दोषी है बाकी दोषी नहीं, क्योंकि संयुक्त अगर रूप से करेंगे, घर में घुसपैठ और उसके बाद कोई अपराध करेंगे तो सबके सब उसमें जो है दोषी माने जाएंगे और कितनी सजा हुई, आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किए जाएंगे। 461 क्या कहता है? 461 कहता है ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति बेईमानी से तोड़कर खोलना। ये सेक्शन भी पूछा जाता है, मतलब जिसमें संपत्ति वगैरह रखी हुई है उस पात्र को तोड़ करके खोल देना, तो वो आपका 461 में आता है। कोई पात्र संदूक वगैरह है वो रखा, तो इसमें सजा 2 वर्ष है। अगर कोई संदूक वगैरह आप खोल लेते हो, जो पात्र वगैरह खोल लेते हो जिसमें संपत्ति रखी जाती है, तो उसमें जो है आपको सजा कितनी है? 2 वर्ष। उस अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी अभिरक्षा न्यस्त की गई। ये कहता है उस व्यक्ति के लिए दंड जिसकी अभिरक्षा न्यस्त की गई है, मतलब आपको सौंपा गया था और आप ही उसके खिलाफ जो है अपराध करते हैं। ये कहता है अभिरक्षा में न्यस्त है। जो कोई ऐसा बंद पात्र, मतलब कोई पात है, कोई भी चीज आपको सौंपी गई थी और आप ही क्या कर रहे हो? उसको तोड़ा फोड़ के जो है निकाल वगैरह लेते हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सजा है 462 में। आपको सौंपी और आपने उसको तोड़ करके खोल करके वो चीजें वगैरह निकाल ली, तो इसमें किसी बांधे कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष थी और यहाँ जो है सजा हो जाएगी 3 वर्ष, यहाँ थी सजा 2 वर्ष। बस इतना सा जो है इसमें अंतर है, इनको याद रखना है सेक्शन को। ये भले ही आप ना याद रखें नीचे से इनके प्रकार, ये भले ही आप छोड़ दें, है ना, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये दोनों, ये भी, ये तीनों याद रखने पड़ेंगे, ये सारे सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, है ना, ये सारे आपको जो है रखने पड़ेंगे याद। ये हो गया आपका अध्याय 17। अध्याय 18 जो है अपन जो पढ़ेंगे, आज फ्राइडे है शायद, सोमवार को पढ़ेंगे अपन जो है अपना अध्याय 18। अब जो कोई खास नहीं, थोड़ा अध्याय 18 हालांकि कोई खास नहीं, कूट रचना वगैरह है उसमें, तो ये अपन पढ़ेंगे सोमवार को। आज बस इतना ही रहने दीजिए।